बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेटलर्जी एंड वेल्डिंग का थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है MW333 मटेरियल टेस्टिंग का है। उसका चैप्टर नंबर 9 है जिसको आज हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली मटेरियल टेस्टिंग का जो सब्जेक्ट है ये दो मेजर पोर्शंस पे है। एक इसका जो पोर्शन है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का है और दूसरा जो इसका पोर्शन है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का है। तो मटेरियल टेस्टिंग जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पहले डिस्कस हो भी चुका है कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर हमने चाहे कोई इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल है या अगर कोई इंस्टॉलेशन के दौरान कोई प्रोडक्ट तैयार हुई है, हर जगह पे हमें मटेरियल टेस्टिंग की ज़रूरत पेश आती है मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने के लिए। और अगर कोई सर्विस में इक्विपमेंट है कहीं पे इंस्टॉल हुआ है तो वहाँ उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग के लिए वक्त गुज़रने के साथ उसमें आने वाले जो कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको अगर हमने देखना है, डायग्नोज करना है, जांचना है, तो उसके लिए मटेरियल टेस्टिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम मदद ले सकते हैं। तो उसमें कुछ तो टेस्टिंग जो थी जो हमने पढ़ी, जो कोर्स कवर हो चुका था वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का था, जिसमें थ्योरेटिकली हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा उसमें टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट वगैरह जो थे डिस्ट्रक्टिव पोर्शन के वो मैक्सिमम हो चुके थे। तो अब जो इसका पोर्शन है जिसने शुरू होना था वो था इसका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमने तरतीब से इसको पढ़ना है। तो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सबसे पहले जो चैप्टर बनता है वो डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग का है। तो 2 आवर्स का ये लेक्चर है। कोर्स आउटलाइन के मुताबिक इसके ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सामने मौजूद हैं, जिसमें हमने स्पेसिमन फॉर डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, प्रोसीजर ऑफ डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, इसके जो हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फ़ायदे, नुकसानात और इसकी एप्लीकेशंस कि ये कहाँ पे हम इस टेस्ट को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के इस टेस्ट को DPT को डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग को कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की एक जनरल सी डेफिनेशन है जिसको हम स्टडी करेंगे कि इसे हम पढ़ते आए हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि तोड़ फोड़, टूटना या ज़ाया हो जाना, मटेरियल का अपनी असली हालत में ना रहना। जैसे कि अगर हम टेंसाइल टेस्ट की बात करें तो जो सैंपल इसका तैयार किया जाता है जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक पोर्शन है, तो जो सैंपल उसका तैयार किया जाता है उसकी हेल्थ को मॉनिटर तो कर लिया जाता है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान उस सैंपल को तोड़ना पड़ता है। तो चूँकि सैंपल टूट गया, अब वो अपनी असली हालत में नहीं रहा, अब वो फर्दर इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे टेस्ट को हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहेंगे। लेकिन जिसमें आपका सैंपल टूटे ना, डैमेज ना हो और उसकी हेल्थ पे कोई ख़ातिर हुआ इफ़ेक्ट ऐसा ना हो कि उसके इस्तेमाल करने में रुकावट बने, तो ऐसे टेस्ट को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे, जिसकी एक जनरल सी डेफिनेशन होती है कि इंस्पेक्शन विदाउट डूइंग एनी हार्म, किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाए बगैर मटेरियल की इंस्पेक्शन कर लेना। यहाँ ये डेफिनेशन इसकी एक जनरल सी जो ये बनती है, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, कंपोनेंट और असेंबली बाय मींस विच डू नॉट अफेक्ट इट्स अल्टीमेट यूज़, कि इसका जो असल इस्तेमाल है उसमें इसके इस्तेमाल होने पे कोई भी असरअंदाज ना हो चीज़, चाहे कोई कंपोनेंट है, असेंबली है या कोई मटेरियल है। असेंबली से मुराद ये है कि कोई मशीन का ऐसा पुर्जा है जो अपनी जगह पे मौजूद है, फिक्स हुआ हुआ है, लगा हुआ है, तो वहाँ उसके लगे लगे ही इसकी इंस्पेक्शन भी की जा सकती है और उसकी जो वर्किंग है वो मुतासर नहीं होगी। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। तो अब हम चलते हैं पेनिट्रेंट टेस्टिंग की तरफ, ये DPT जिसे हम डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग जिसे हमने पढ़ा है।
तो इंडस्ट्री में इसको मुख्तलिफ़ नामों से जो है याद रखा जाता है। इसको डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन भी कहते हैं। इसे अगर शॉर्ट वर्ड में देखेंगे तो DPI बनेगा। इसके अलावा इसको पेनिट्रेंट फ्लॉ डिटेक्शन भी कहते हैं, और अगर इसे इस तरह से लिखेंगे तो ये PFD बनेगा। तो अगर हम इसको लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन कहेंगे तो LPI बनेगा। तो इसी तरह से इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। एक ही मेथड है, उसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। उन सब नामों से अगर कहीं पे आपकी नज़र से गुज़रें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये DPT की बात हो रही है, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग की बात हो रही है, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो एक डिवीज़न है उसका एक ये मेथड है। तो बेसिकली ये सरफेस टेस्टिंग मेथड है। सरफेस टेस्टिंग, सरफेस कहते हैं सतह को, और सतह जो है सिर्फ उसके ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आने वाले डिफ़ेक्ट जो हमें वैसे नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए, उनको मैग्नीफाई करके, उनको वाज़िया करके दिखाने के लिए ये यूज़ होगा। सिर्फ ऐसे डिफ़ेक्ट जो कि सरफेस ब्रेकिंग है। सरफेस ब्रेकिंग से मुराद ये है कि ये सतह के ऊपर होंगे। सिर्फ जो डिफ़ेक्ट सतह पे मौजूद नहीं है उसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। उसके लिए ज़रूरी है DPT के लिए या पेनिट्रेंट टेस्टिंग PT के लिए कि डिफ़ेक्ट जो हैं वो ओपन टू सरफेस हों। सो एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल, हर तरह के मटेरियल पे हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल पोरस है, मसामदार है, उस मटेरियल जिसमें एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा है कि उस पर अगर आप पेनिट्रेंट अप्लाई करें तो वो हर जगह से उसे जज़ब कर ले, तो ऐसा मटेरियल, मसामदार मटेरियल जो होगा उस पर डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। ये एक और आपको समझाने के लिए डायग्राम है जिसमें एक डिफ़ेक्ट जो है वो ये आप देख रहे हैं नंबर 1 पे, जो कि सतह के ऊपर है, ओपन टू सरफेस है, सतह से बाहर नज़र आ रहा है, सतह से बाहर की तरफ निकल रहा है। और ये इस तरह के जो होंगे डिफ़ेक्ट उन्हें हम कहते हैं ओपन टू सरफेस या सरफेस ब्रेकिंग डिफ़ेक्ट। तो ऐसे डिफ़ेक्ट जो हैं वो डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग के ज़रिए से डिटेक्टेबल होंगे। हम इनको DPT के ज़रिए से देख पाएंगे। जो ये आगे आप देख रहे हैं कि अगर कोई सरफेस से नीचे है, जिसे हम कहते हैं सब सरफेस, सरफेस के ऊपर तो नहीं नज़र आ रहा लेकिन थोड़ा सा नीचे कहीं अंदर हला मौजूद है, तो ऐसी सूरत में DPT उसे डिटेक्ट नहीं कर सकेगी। तो इसी तरह तीसरा डिफ़ेक्ट भी आप देख रहे हैं कि ये भी कहीं नीचे मौजूद है, उसके अंदर हला मौजूद है, लेकिन बाहर से चूँकि ये ओपन टू सरफेस नहीं है, इसलिए इसको भी DPT के ज़रिए से डिटेक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो पेनिट्रेंट मस्ट बी एबल टू एंटर द डिफ़ेक्ट टू फॉर्म इंडिकेशन। ज़रूरी है DPT के लिए कि डिफ़ेक्ट ऐसा हो जिसमें पेनिट्रेंट बाकायदा तौर पे पेनिट्रेट कर सके, उसमें घुस सके, तो वो ऐसे ही डिफ़ेक्ट में होगा जो कि ओपन टू सरफेस है। ये आप देख भी रहे हैं कि इस तरह अगर ये रेड कलर का जो है ये शो कर रहा है पेनिट्रेंट को, तो ये तीनों डिफ़ेक्ट्स में से सिर्फ पहले नंबर के डिफ़ेक्ट में ये पेनिट्रेट कर पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ओपन टू सरफेस है, वो सरफेस से अलाउ कर रहा है मटेरियल को पेनिट्रेट करने के लिए, जबकि 2 और 3 जो हैं उनमें कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं है, तो वो इससे डिटेक्टेबल नहीं होगा। ये उसके बाद है जी मटेरियल कौन कौन सा टेस्ट हो सकता है इससे। तो मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि इसमें तकरीबन तमाम मटेरियल, सिरामिक्स हो, ग्लास हो, स्टेनलेस स्टील हो, एलुमिनियम हो, कॉपर हो, स्टील हो, उसको हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सूटेबल नहीं है ऐसे मटेरियल्स के लिए जिनको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट मटेरियल, वेरी एब्जॉर्बेंट मटेरियल या पोरस मटेरियल। पोरस हम कहते हैं ऐसे मटेरियल को जो मसामदार हो। तो मसामदार मटेरियल के लिए हम DPT को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसामदार मटेरियल जो हैं उनकी मिसाल वुड है, क्लॉथ है, और अनग्लेज्ड सिरामिक्स, पॉटरी, जिस तरह मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप देखेंगे कि उस पर अगर कोई वाटर ड्रॉप भी गिरे तो वो उसमें जज़ब हो जाता है फ़ौरन।
तो चूँकि उसके मसाम ज़्यादा हैं इसलिए ऐसे मटेरियल पे अनग्लेज्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सिरामिक्स होते हैं, जैसे आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे जिनके ऊपर नक्काशी हुई हुई होती है, पेंट सा लगा होता है, तो वो ग्लेज्ड होते हैं। उनके मसाम कदरे बंद हो चुके होते हैं उस पेंट की वजह से, उस डिज़ाइन की वजह से। लेकिन अनग्लेज्ड वो होंगे जिनकी जो है सतह के ऊपर किसी किस्म की कोई भी ग्लेजिंग नहीं हुई हुई, उसमें मसाम ज़्यादा होंगे, इसलिए उसके ऊपर जो है वो डीपीटी अप्लाई नहीं हो सकेगा। अब हम इसके बेसिक स्टेप्स की तरफ आते हैं कि डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से शुरू होता है। तो सबसे पहले किसी भी सतह जो है उसका साफ़ होना ज़रूरी है। तो पहले स्टेप में हम उसकी प्री क्लीनिंग करेंगे। तो प्री क्लीनिंग में क्या करेंगे, एक क्लीनर मिलता है नॉर्मली, जो सस्ता प्रोसेस है ये, बाज़ार से जो इसकी बॉटल्स मिलती हैं वो 3 तरह की मिलती हैं। एक उसमें क्लीनर होता है, एक उसमें पेनिट्रेंट होता है, और तीसरा जो है वो उसमें डेवलपर होता है। तो वो हम पढ़ेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले नंबर पे क्लीनर से उसकी सतह को साफ़ करेंगे, उसके बाद जो पेनिट्रेंट है उसको अप्लाई करेंगे। अब इसके अप्लाई करने का भी तरीका है, तकरीबन आप 1 फुट के फासले से, 6 इंच से लेकर 1 फुट के फासले से आप ये बॉटल के ज़रिए अगर कर रहे हैं तो ये पेंट की तरह का होगा। इसको आपने उसकी सतह के ऊपर, ये जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है, तो इस तरीके से आप उसकी सतह के ऊपर इसको लगा देंगे क्लीनिंग के बाद। अब आप उसको देंगे टाइम इसलिए देंगे, जैसे पीछे डायग्राम में आपने डिफेक्ट नंबर 1 में देखा कि वो पेनिट्रेट करेगा। तो पेनिट्रेट करेगा, फ़ौरन से तो नहीं आप उसे उतार सकते। एक स्पेसिफ़िक टाइम देंगे जिस टाइम में वो उस मटेरियल के अंदर मौजूद जितने भी क्रैक हैं, डिफेक्ट हैं, उनमें वो पेनिट्रेट कर सके। तो उस टाइम को, जो हम टाइम उसे देते हैं पेनिट्रेट करने के लिए, उस टाइम को कहते हैं ड्वेल टाइम, DWELL, ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम देने के बाद हम जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट। ये आप देख रहे हैं कि किसी भी क्लॉथ की मदद से, कपड़े की मदद से उसको किसी सिर्फ एक सिमत में आराम से ऊपर से उसका वो पेनिट्रेंट रिमूव करना है। लेकिन वो पेनिट्रेंट आपने बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से कपड़े के ज़रिए नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि क्रैक के अंदर भी जो पेनिट्रेंट मौजूद है, वो पेनिट्रेंट जो है वो कपड़े से निकल सकेगा अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर जमाई करेंगे तो बड़े आराम से इसकी सतह के ऊपर से आपने एक्स्ट्रा या एक्सेस पेनिट्रेंट जो होगा उसको अब आपने रिमूव कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडिकेशन जो आनी है, जो सामने आपके नज़र आने हैं डिफ़ेक्ट जितने भी हैं, वो इसी की मदद से बेसिकली नज़र आने हैं। क्योंकि जो पेनिट्रेंट हमने अप्लाई किया था वो क्रैक्स में चला गया और ऊपर सतह पे जो इजाफी था वो हमने रिमूव कर दिया। अब हमने देखना है कि क्रैक कहाँ कहाँ पे था और कहाँ कहाँ पे इसने पेनिट्रेट किया, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे डेवलपर। तो डेवलपर जो होता है वो एक चॉक बेस मटेरियल होता है, जिस तरह चूना आप समझते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो कि चीज़ों को सोक कर लेता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो ये चॉक बेस मटेरियल जो है इसका हमने स्प्रे करना है। इस स्प्रे करने से हमारे पास जो फाइनली फिर इंडिकेशन आएगी वो हमने जो है स्टोर कर लेनी है, वो मार्क कर लेनी है, और उसका जो है बाकायदा उसके ऊपर निशान लगा के हमने महफूज कर लेना है कि इसका इस जगह पे ये क्रैक मौजूद है। तो उसके बाद फ़ाइनल स्टेप में आपने उसी पीस को इंडिकेशन आ जाने के बाद उस पर किसी मार्कर की मदद से, परमानेंट मार्कर की मदद से आपने उस पर निशान लगा देना है कि किस लेंथ का और किस डेप्थ का यहाँ पे क्रैक है। उस मार्कर के साथ उसे मार्क करने के बाद आप उस पीस को वॉश आउट करेंगे, क्लीन करेंगे उसी क्लीनर की मदद से, ताकि ये जो केमिकल इसके ऊपर सारे लगे हुए थे, ये केमिकल जो हैं वो इसकी सतह को वक़्त के साथ साथ ख़राब ना करें। तो इसकी पोस्ट क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक जो DPT का, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग का सीक्वेंस है वो इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। अब देख रहे हैं पहले नंबर पे जो स्टेप है उसमें प्री क्लीनिंग है, नेक्स्ट में इसकी पेनिट्रेंट की एप्लीकेशन है, उसके बाद इसका रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट है, और नेक्स्ट जो उसका होगा फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर होगा।
डेवलपर के बाद फिर वो जितना भी क्रैक के अंदर था पेंट या पेनिट्रेंट वो इसकी सतह पे आ जाएगा क्रैक से निकल के, क्योंकि वो जो हमने डेवलपर इस्तेमाल किया वो सोकिंग पावर रखता है, जज़ब कर सकता है इस पेंट को अपने अंदर। तो ये उसकी सतह से क्रैक के अंदर का सारा पेनिट्रेंट अपने अंदर जज़ब करेगा, उसकी मदद से सतह के ऊपर हमें इंडिकेशन मिल जाएगी और फाइनल उसे हम फिर पोस्ट क्लीनिंग कर लेंगे। तो पेनिट्रेंट जो है वो सतह के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अप्लाई किया जा सकता है। पहले नंबर पे तो वही था, ये जिसको हम एरोसोल स्प्रेइंग भी कहते हैं, कि एक बॉटल मिलती है बाज़ार से, उसे हम स्प्रे कर देंगे सतह के ऊपर और वो सतह पे फिर बाकायदा तौर पे फैल जाएगा। दूसरा तरीका होता है इमर्शन का। इमर्शन होता है डिबोना, डिप करना। तो आप अपने जॉब को, जैसे ये दिखा भी रहा है कि आप किसी भी बकेट में, किसी बकेट के अंदर छोटे सैंपल हैं अगर, तो उनके अंदर रख के तो किसी टब में या किसी जिस जगह में पेनिट्रेंट मौजूद है उसमें डिप करेंगे और डिप करके निकालेंगे तो पेनिट्रेंट उस पर इस तरह भी अप्लाई हो सकेगा। तो और तीसरा तरीका जो है वो है ब्रशिंग, कि आप पेंट की तरह इसकी सतह के ऊपर ब्रश की मदद से पेंट करके भी पेनिट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चौथा जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से भी इसकी सतह के ऊपर मुकम्मल तौर पे, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है, ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमें प्रिसीजन चाहिए हो, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हो, स्मॉल पार्ट्स हों, हसास पार्ट हो, उस जगह पे इसकी एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये पेनिट्रेंट की एक टेस्टिंग की डिमॉन्स्ट्रेशन है। ज़ाहरी तौर पे ये कैपिलरी एक्शन के ज़रिए हो रहा होता है, इसलिए कैपिलरी एक्शन को समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये एक डायग्राम है कि जब पेनिट्रेंट अप्लाई होता है तो इस तरीके से ये क्रैक के अंदर तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कैपिलरी एक्शन बेसिकली है क्या, कि ये इंट्रैक्शन ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। कि आपने देखा होगा कि किसी भी अगर पानी के बॉटल में या पानी के गिलास में अगर आप एक कपड़े को एक साइड से डिप करते हैं तो कपड़े का वो हिस्सा जो पानी के अंदर डिप नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है वो वेट होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है कि वो बेसिकली जो पानी है उसके जो ड्रॉप्स हैं वो उस कपड़े में ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो हो रहा होता है ये कैपिलरी एक्शन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही होती हैं उसकी मदद से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो हमें इंडिकेशन भी बेसिकली इसी वजह से मिल रही होती है कि जो क्रैक के अंदर मटेरियल जा चुका है, जो पेनिट्रेंट जा चुका है, वो अब चॉक बेस मटेरियल जो डेवलपर है उसके अप्लाई करने की वजह से अब वो सतह पे आ जाता है। तो जब हम अब अप्लाई करने के बाद ऊपर से एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव कर लेते हैं और उसके ऊपर जब हम रिमूव करने के बाद, ये मुख्तलिफ रिमूवल के प्रोसेस हैं, और रिमूव करने के बाद जब हम इसके ऊपर फिर फर्दर डेवलपर अप्लाई करते हैं तो अब इसमें फिर कैपिलरी एक्शन होता है। और उस कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, ये डेवलपर की एप्लीकेशन है डेवलपर अप्लाई करने का। तो इसमें आप देखें कि जब ये इसके ऊपर चूना नुमा या चॉक बेस मटेरियल जो डेवलपर होता है वो अप्लाई हो गया, तो उसकी मदद से फिर क्या होता है कि जो इंडिकेशन पहले वाज़िया नहीं होती, क्योंकि क्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, हेयर लाइक भी होते हैं, बिल्कुल बाल की तरह बारीक, लेकिन चूँकि उसके अंदर रास्ता था तो पेनिट्रेंट अंदर मौजूद था। तो अब वो उसे वाज़िया करेगा। वो किस तरह करेगा कि अब जो ऊपर इसके डेवलपर है, अब आप देख रहे हैं डायग्राम में कि वो डेवलपर पे आके फैल गया है पेनिट्रेंट। तो हेयर लाइक भी अगर कोई क्रैक होगा तो वो हमें डेवलपर की एप्लीकेशन के बाद बाकायदा वाज़िया तौर पे नज़र आ जाएगा। और वो इंडिकेशन आप देखें, पहले इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये एक आप देखें, अगर ये एक सैंपल है तो जब हम डेवलपर अप्लाई करेंगे तो उस पर हमें फिर इस तरह की इंडिकेशन वाज़िया नज़र आ जाएंगी कि जो पहले बेशक हेयर लाइक क्रैक था जो कि नज़र भी नहीं आ रहा था अगर आप देखें तो उसमें अब इसकी मदद से, ये डेवलपर की मदद से वाज़िया इंडिकेशंस आ गई, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है पेनिट्रेंट टेस्टिंग
के इक्विपमेंट्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो आपसे शेयर करेंगे उसमें स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग का जो मेथड है, जो सीक्वेंस है, उसके बारे में ऑलमोस्ट हमने जो ज़रूरी उसकी इंफॉर्मेशन थी आप तक पहुंचाई है। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक इंशाल्लाह ताला दोबारा होगी इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। तो अभी के लिए इतना ही है।